विजय दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। 1971 युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को भी करेंगे सम्मानित। नए साल पर 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का झटका। यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया तैयार। प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग बिजली दरें करेगा तय। तीर्थयात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात। हरिद्वार से अयोध्या के लिए चलेगी अब सीधी ट्रेन। ट्रेन के सफर से राम भक्त कर सकेंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। लगातार हो रही बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर देश में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। गांधी पार्क देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीदों के परिजनों को किया जाएगा इस दौरान सम्मानित। प्रदेश में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। गांधी पार्क देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीदों के परिजनों को किया जाएगा सम्मानित। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देश आज मना रहा है विजय दिवस। गांधी पार्क देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह का किया गया है आयोजन। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीदों के बलिदान को इस दौरान याद किया जाएगा। जिन शहीदों ने अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा की, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को आज याद किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और इसी सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। तो पूरा देश आज विजय दिवस मना रहा है, जिसमें शहीदों को याद किया जा रहा है। शहीदों को उनके बलिदान के लिए, देश के प्रति उनके योगदान के लिए, उनकी प्राणों की आहुति के लिए याद किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आज विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में गांधी पार्क देहरादून में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी करेंगे। जी सर, देखिए आपको बता दें कि कारगिल दिवस की अगर बात करें तो जवान थे, 250 से ज्यादा जो जवान थे वो शहीद हुए थे और इस दौरान 70 से ज्यादा जो जवान रखे थे वो भी घायल हुए। तो इसके बाद यहाँ पर विजय दिवस की अगर बात करें तो इस तरीके से गांधी पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान रखा गया है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान पहुंच चुके हैं और जितने भी जो शहीद जो उत्तराखंड के जो शहीद यहाँ पर जवान थे, उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है इस दौरान यहाँ पर रखा गया है और बड़ी संख्या में जो है जितने भी जवानों के जो यहाँ पर परिजन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर का, जहां पर नए साल पर लगेगा महंगी बिजली का झटका। तो एक बार फिर महंगाई बढ़ने वाली है। आपको बता दें यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। आज बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग दरें करेगा तय। आपको बता दें नई दरें 1 अप्रैल 2024 से होंगी लागू। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए साल में महंगाई की सौगात जनता को मिलने वाली है।
यूपीसीएल ने 25 से 30% बिजली में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। आज बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग दरें करेगा तय। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएंगी। तो जनता के लिए चिंतक ये खबर है। नए साल में महंगी बिजली मिलने वाली है, एक बार फिर महंगाई बढ़ने वाली है। यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है तैयार। आज बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा ये प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग दरें तय करेगा। लेकिन अगले साल में बिजली में बढ़ोतरी होना तय है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, नए साल में प्रदेश की जनता को नई सौगात मिलने वाली है, बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है 25 से 30% की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड प्रदेश में नए साल से जो है यानी कि अप्रैल से जो है 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका यहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि अब की बार जो यूपीसीएल ने यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का यहाँ प्रस्ताव यहाँ पर तैयार कर लिया है, जिसकी ऑडिट कमेटी ने यहाँ पर मोहर लगा दी है। और आज यानी कि 16 दिसंबर को होने वाली जो बोर्ड बैठक में है उसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इस बढ़ोतरी के पीछे निर्धारित से अधिक दामों पर जो बाजार से बिजली यहाँ पर यूपीसीएल ने खरीदी है उन सभी को यहाँ पर शामिल यहाँ पर किया गया है। अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से नियामक आयोग ने बिजली खरीद की जो दरें तय की थी, बाजार में उनसे अधिक महंगी बिजली यहाँ पर खरीदी थी। हालांकि उसके नए खर्च का यहाँ टैरिफ जो यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो अगर बात करें तो जिस तरह से नियामक आयोग ने साल भर में जो भी कुछ खर्च तय किया उसका अधिक जो भी खर्च हुआ उसको लेकर नई टैरिफ यहाँ पर लागू की जाएगी। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 25 से 30% के बीच तय हुई जो अभी जो यहाँ पर मोहर लगेगी और यूपीसीएल एक बार फिर जो है नई दरें यहाँ पर तय करेगा। और जिस तरह से अगर बात करें तो प्रस्ताव पर जो जन सुनवाई होगी और सभी जितने भी हितधारक हैं उनकी सुनवाई के बाद जो है नियामक आयोग बिजली की दरें यहाँ पर तय करेगा। अगर बात करें तो यह दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। जन सुनवाई तमाम सभी प्रदेश में यहाँ पर अलग अलग शहरों में होगी। अगर बात करें तो जिस तरह से बिजली दरों की बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार हर साल जारी है, यानी कि अगर बात करें तो इस साल जो नियामक आयोग है तो उसमें 9.64% की यहाँ पर वृद्धि कर सकता है। अगर बात करें तो पिछले साल की तो 2.68% की यहाँ पर बिजली दरों में यहाँ पर वृद्धि की गई थी। इसलिए अब की बार एक बार फिर जो उत्तराखंड के लोग हैं उनमें एक बार फिर महंगाई का झटका यहाँ पर लग सकता है। जी धन्यवाद गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान जित्ती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेस वार्ता के लिए मुख्यालय में आमंत्रित किया। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद पदाधिकारियों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जितेंद्र चौहान जित्ती कांग्रेस मुख्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए और पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे पुराने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास पुरुष कहे जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की फोटो भी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से गायब कर दी गई है। इसके साथ ही जितेंद्र चौहान जित्ती ने कहा कि जब तक वो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक वो कांग्रेस भवन से नहीं हटेंगे। तो एकदम करण मेहरा ने निर्देश किया। पीके अग्रवाल ने इससे पहले मुझको कहा कि ये बंद कर दो। मैंने भाई साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन पार्टी के स्तर को नीचा गिरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग थे उनको दरकिनार किया गया। सीधा जागता कारण है तिवारी जी का हैदराबाद में राज्यपाल बनने के बाद उनकी फोटो को यहाँ से गोल कर दिया गया। धरना नहीं दिया मैंने, मेरी प्रेस थी। जब प्रेस से मुझे मेरे बैनर को उखाड़ा गया और ये कहा कि ये खाली कर दिए तो मैं क्या करता, मैं वहां धरने पर। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है।
दरअसल 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने यूसीसी को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से 2021 से लगातार यूसीसी को लागू करने की बात की जा रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन उस ड्राफ्ट का कहीं अता पता नहीं चला। देखिए, यूसीसी के मामले में लगातार लंबे समय से केवल बयानबाजी हो रही है, वो सरकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट कहाँ है? जब तक पब्लिक डोमेन में यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं होगा, और विपक्ष के पास तो सबसे पहले होना चाहिए था। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार का मसौदा क्या है, किन जो है विषयों पर सरकार एकरूपता चाहती है। हवा उड़ती रहती कि यूसीसी आएगा, लेकिन कब आएगा? अब तक तो यूसीसी के मामले में केवल बयानबाजी ही देखने को मिली। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात किया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संवाद के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और प्रदेश मंत्री हेमा जोशी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों के विभिन्न कामों के लिए राजधानी आते हैं। यहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। जो सामान्य कार्यकर्ता और उनके कई कार्य होते हैं, जिस संदर्भित जिसका कार्य हो, उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी, जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में नगरपालिका का बसों को लेकर उठाया गया कदम लोगों को हैरत में डाल रहा है। दरअसल नगरपालिका ने कार्यकाल के 2 दिन पहले शहर के लिए उधार में 54 लाख रुपए की लागत से 2 बसें खरीदी। नगरपालिका के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया, तब से ये बसें परमिट के इंतजार में रामलीला मैदान में धूल खा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष ने आने वाली नगरपालिका के बोर्ड को पहले ही 54 लाख के कर्ज में डुबो दिया और इन बसों को शोपीस बनाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर सिटी बस की व्यवस्था की गई थी, पहले भी की गई थी, लेकिन क्या है कि नगरपालिका का जो रखरखाव है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस पहले की जो सिटी बस वो भी जो है धूल फांक रही है, वो भी जो है कूड़े करकट के हिसाब से बेच दी गई है। लेकिन अगर मैं निवर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास पूरे जो 5 साल कंप्लीट थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ इससे ठीक 1 दिन पहले उन्होंने बस का उद्घाटन किया तो आज वो रामलीला मैदान में धूल फांक रही है। और लोगों की जो एक अपेक्षा थी कि चलो कम से कम हमारे सिटी बस है, टाइम टू टाइम हमें जो है अपने घर आना जाना होता है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और किस हिसाब से जो निवर्तमान अध्यक्ष रमेश सेमवाल जी उन्होंने किस हिसाब से बस को जो है ठीक कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले उसका उद्घाटन किया, समझ में नहीं आ रहा। जी, माननीय रमेश सेमवाल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया है। अंत में जो उन्होंने 2 बसें खरीदी है, उनको भी जब तक वो सड़क में दौड़ नहीं जाते उनको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये बसें चलनी चाहिए, चाहे उसको सरकार चलाए, प्रशासन चलाए, आम जनता केवल उन बसों को धूल लगते हुए देख रही है, यह अच्छा संदेश नहीं है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय नगर पालिका द्वारा जो है 2 बसें खरीदी जाती है और लगभग 54 लाख रुपए इन बसों की कीमत है। और ये बसें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़ी हुई है। इसके पीछे रीजन है कि इस बस का रोड परमिट अब तक नहीं बन पाया, जिसके कारण से इस बस को चलने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बैठेगी। कमेटी के बाद इसमें आरटीओ के अधिकारी भी होंगे, कमिश्नर होंगे, आरटीओ के साथ में जो ये टीजीएमओ जो बस संचालित करता है उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पे बैठेंगे, तब जाके इसका परमिट पास होगा। लेकिन फिलहाल नगर पालिका की स्थिति ये है कि उधार मांग के घी खाना, क्योंकि जब
इन गाड़ियों का ना तो परमिट बना है ना कोई है, तो फिर इन गाड़ियों को खरीदने की क्या इतनी जल्दीबाजी क्या थी? क्योंकि जो नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल जब खत्म होने वाला था, उसके एक दिन पहले ये बसों का जो है विधिवत उद्घाटन कर दिया गया था और ये बसें यहाँ पे खड़ी हुई है और पता नहीं कब तक ये बसें यहाँ पे धूल फांकती रहेगी। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। खबर चमोली से है, जहां पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। डाक सेवकों की मांग है कि सभी शाखा डाकघर में डिवाइस के बजाय लैपटॉप देने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाना, विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में GDS ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की मांग। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि जब तक उनके 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता, वे सब हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि कई बार हड़ताल करने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। कोई भी सकारात्मक पहल ग्रामीण डाक सेवकों के पक्ष में नहीं की गई। हमने सबको ज्ञापन दिया है और हम लोग यहाँ पे सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी हमारे GDS भाई बंधु हैं, सब हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम कोई भी GDS भाई बहन हम वापस नहीं जाएंगे और अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे हमें कैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग अपनी हड़ताल पर डटे रहेंगे। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम यहाँ पर बैठे थे, हैं और रहेंगे। केंद्र सरकार को या अपने विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट को दी है, जिनमें सबसे पहली मांग हमारी 8 घंटे ड्यूटी और 65 साल की उम्र के बाद पेंशन। दूसरा हमारी ग्रेच्युटी जो 1,20,000 रुपया दी जाती है, उसको 5 लाख करने के लिए। हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है उसे भी 5 लाख किया जाए। बिन पानी सब सून, ये कहावत तो आपने पहले सुनी होगी। इस पानी को बचाने के लिए और पीने योग्य घर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च की। जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के परिवारों तक पानी पहुंचाना था। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए PM मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में 11 करोड़ 66 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल कनेक्शन लग चुके हैं। मिशन को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा सरकार में हर दिन नल के कनेक्शन लग रहे हैं। जल जीवन को लेकर मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास से देश में हर घर को नल मिले और हर नल में जल हो, इसके लिए मोदी सरकार गंभीर रूप से प्रयत्नशील है। आज हर दिन पानी के नए हजारों कनेक्शन लग रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 55 लीटर स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक नल कनेक्शन मुहैया करवाया जाए और दूषित पानी से बचाव कर स्वच्छ पानी दिया जाए। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ। पहला, जन भागीदारी। दूसरा, साझेदारी। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। अगर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की बात की जाए तो काशीपुर, जसपुर विधानसभा में 108 पानी की टंकियां बनी, 54 बन रही है। 8 टंकी पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुआ है। काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा का बजट 126 करोड़ का है। जसपुर के पूर्व विधायक भाजपा के कद्दावर नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी PM मोदी के सपने को साकार करने का प्रयास किया है और वे नल जल योजना को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए सार्थक प्रयास शुरू कर दिए और अब ये प्रयास अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब ये दिन दूर नहीं जब हर घर में शुद्ध जल होगा और पानी के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ND24 के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो हर घर नल जल पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयास काफ़ी सार्थक साबित हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन लगातार कार्य करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा उत्तराखंड प्रशासन मिलकर कार्य कर रहा है। जगह जगह पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, नल लगवाए जा रहे हैं। रुख करते हैं सीधा विजय दिवस के अवसर पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा का। पर उपस्थित वीर नारी 1971 भारत पाक युद्ध के पुरस्कार विजेता जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारीगण, रिटायर्ड फौजी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, साथी अधिकारीगण, अतिथिगण, आज 16 दिसंबर, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि 1971 भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, आज के दिन पाक सेनाओं ने हमारे वीर सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो समाप्त होकर के नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। जो विजय दिवस है, ये हमारे सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का दिवस है। इस अवसर पर मैं 1971 युद्ध में शहीद सभी लोगों को सैनिक कल्याण विभाग की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित शहीदों की वीर नारी जो देहरादून जनपद के हैं और यहाँ पे उपस्थित 1971 वॉर में जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जिन्हें सम्मानित किया गया, ऐसे उपस्थित अधिकारीगण एवं सैनिकगण, आप सब लोगों को मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। देहरादून से श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।